द रूथलेस किंग। चैप्टर 22। उसकी सबसे बड़ी गलती। गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक तरफ पार्थ राजवंश, दूसरी तरफ रुद्र के दो आदमी और उनके पीछे डरी हुई रूही। रूही की सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने पहली बार पार्थ को इतने करीब देखा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, तूफान था। रुद्र का एक आदमी हंस पड़ा। तो तू ही है पार्थ राजवंश, नाम बहुत सुना था। कबीर आगे बढ़ा, जुबान संभाल कर, लेकिन पार्थ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पीछे। कबीर तुरंत रुक गया। पार्थ धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी आंखें और खतरनाक होती जा रही थीं। मेरे महल में घुसकर, मेरे मेहमानों के बीच छिपकर, और अब मेरे सामने खड़े होकर हंस रहा है। आदमी ने चाकू और कसकर पकड़ लिया। आज तेरी अकड़। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धाक। पार्थ ने इतनी तेज लात मारी कि चाकू उसके हाथ से उड़कर दूर जा गिरा। आदमी दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा। रूही डर के मारे चीख भी नहीं पाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरा आदमी पीछे हटने लगा। कबीर और कमांडो ने उसे घेर लिया। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन धड़ाम, कमांडो ने उसे जमीन पर दबोच लिया। कुछ ही सेकंड में दोनों काबू में थे। पार्थ झुका। उसने पहले आदमी की कॉलर पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द जहर जैसा। रुद्र से कहना, अगली बार आदमी नहीं, खुद आए। आदमी दर्द से कराह रहा था, लेकिन पार्थ ने उसकी पकड़ नहीं छोड़ी। और अगर उसने मेरे परिवार की तरफ फिर देखा, तो उसकी दुनिया में ऐसा सन्नाटा छोड़ूंगा जहां उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। यह सुनकर कबीर तक कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे पता था, जब पार्थ इस लहजे में बोलता है तो वह सिर्फ धमकी नहीं देता। पार्थ ने उसे धक्का देकर छोड़ दिया। ले जाओ। कमांडो दोनों आदमियों को घसीटते हुए ले गए। गलियारा फिर शांत हो गया। अब वहां सिर्फ 3 लोग थे, पार्थ, कबीर और रूही। रूही अभी भी दीवार से लगी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पार्थ ने उसकी तरफ देखा। नाम? रूही ने कांपती आवाज में कहा। र रूही, रामलाल हलवाई की बेटी। यहां क्या कर रही थीं? प्रसाद देकर वापस जा रही थी। उसकी आवाज टूट रही थी। पार्थ कुछ पल उसे देखता रहा। उसे साफ समझ आ गया, यह लड़की झूठ नहीं बोल सकती। उसने कबीर से कहा, इसे इसके पिता के पास छोड़ दो, और आज के बाद ये अकेले महल के अंदर वाले हिस्से में नहीं आएगी। जी सर। रूही ने पहली बार राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, पार्थ की नजर जमीन पर पड़ी। रूही का छोटा सा कपड़े का थैला, जो भागते समय वहीं गिर गया था। पार्थ ने उसे उठाया। थैला बहुत हल्का था। उसमें से एक पुरानी डायरी का कोना बाहर झांक रहा था, और उसी डायरी के पहले पन्ने पर साफ लिखा था, रूही। पार्थ ने एक पल उस नाम को देखा, फिर बिना कुछ कहे डायरी वापस थैले में रख दी।
उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी डायरी एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बनने वाली है। चैप्टर 23, एक मासूम लड़की और एक खतरनाक दुनिया। कबीर ने झुककर रूही का कपड़े का छोटा सा थैला उठाया, लेकिन पार्थ ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। रुको। कबीर वहीं रुक गया। पार्थ ने खुद वह थैला। उसकी नजर एक पल के लिए उस पुराने कपड़े के बैग पर ठहरी। न कोई ब्रांड, न कोई दिखावा, बस कई जगह हाथ से लगाए गए छोटे छोटे टाके, जैसे उसे बार बार सिलकर संभाला गया हो। उसने थैला खोला नहीं, बस वापस रूही की तरफ बढ़ा दिया। रूही ने कांपते हाथों से उसे लिया। था धन्यवाद। पार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़ा और आगे बढ़ गया। सर, कबीर उसके साथ चलते हुए बोला। वो लड़की सच बोल रही थी। पार्थ चलते चलते ही बोला, मुझे पता है। कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कैसे? पार्थ की आवाज बिल्कुल सपाट थी। जो लोग झूठ बोलते हैं वो आंखें मिलाने की कोशिश करते हैं। वो लड़की डर रही थी, लेकिन झूठ नहीं बोल रही थी। कबीर चुप हो गया। उधर रूही अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कुछ देर बाद कबीर वापस आया। चलो। रूही ने घबराकर सिर हिलाया। दोनों चुपचाप रसोई की तरफ चल पड़े। रसोई के बाहर पहुंचते ही रामलाल बेचैन होकर इधर उधर देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने रूही को देखा, वे दौड़कर उसके पास आए। रूही, तू ठीक है ना? रूही खुद को रोक नहीं पाई। वह अपने पिता से लिपटकर रो पड़ी। पापा, मैं बहुत डर गई थी। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ नहीं हुआ। अब मैं हूं ना। कबीर कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर बोला, रामलाल जी, आज के बाद रूही अकेले अंदर वाले विंग में नहीं जाएगी। जी, बिल्कुल नहीं जाएगी। कबीर बिना कुछ कहे वापस चला गया। रात लगभग 11 बज चुकी थी। संगीत समारोह खत्म होने वाला था। मेहमान धीरे धीरे विदा लेने लगे, लेकिन पार्थ अभी भी अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने पूरे पैलेस का नक्शा खुला था। जैन अंदर आया। सर, रुद्र का आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा। पार्थ ने फाइल बंद की। बोलेगा, हर आदमी बोलता है, बस तरीका अलग होता है। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमके, अननोन नंबर। पार्थ ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी। कैसे हो? पार्थ। पार्थ की आंखें ठंडी हो गईं। रुद्र, पहचान लिया? अच्छा है। रुद्र हंसा। आज तो बस ट्रेलर था, असल खेल अभी बाकी है। पार्थ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने खिड़की से बाहर पूरे रोशन महल की तरफ देखा। फिर बेहद शांत लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, खेल शुरू तुमने किया है, खत्म मैं करूंगा। कॉल कट। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर पार्थ ने कबीर को बुलाया। कल सुबह दुबई वाली टीम भारत पहुंच जानी चाहिए। कबीर समझ गया। इसका मतलब सिर्फ एक था, अब पार्थ भी इंतजार नहीं करेगा। और उसी रात रसोई के पीछे बने छोटे से कमरे में रूही अपनी मां की पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर बैठी थी।
उसे आज भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह आदमी जिससे पूरा शहर डरता है, उसने उसे डांटा क्यों नहीं। दो अलग अलग दुनियाएं धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं। चैप्टर 24 पहली सुबह। सुबह के 6 बजे राजवंश रॉयल पैलेस में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। आज शादी का दिन था। पूरा महल फूलों से सजाया जा रहा था। बाहर बैंड वाले अपनी धुन का अभ्यास कर रहे थे। सिक्योरिटी पहले से भी ज्यादा सख्त थी। रात की घटना किसी मेहमान तक नहीं पहुंची थी। रसोई। रामलाल पूरी रात काम करने के बाद भी कड़ाही के सामने खड़े थे। रूही ने चिंता से कहा, पापा, आप थोड़ा बैठ जाइए ना, मैं कर लूंगी। रामलाल मुस्कुराए। आज शादी है बेटा, आज आराम नहीं होता। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने एक बड़ा भगोना। अचानक उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पानी। रूही घबरा गई। पापा। रामलाल लड़खड़ाकर नीचे बैठ गए। रूही दौड़कर उनके पास पहुंची। कोई डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी। पूरा रसोई स्टाफ इकट्ठा हो गया। 10 मिनट बाद डॉक्टर ने जांच करके कहा, घबराने की बात नहीं है। पूरी रात काम किया है, थकावट और लो बीपी है। 2-3 घंटे आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। रूही ने राहत की सांस ली। तभी मुख्य शेफ घबराकर अंदर आया। मुसीबत हो गई। रॉयल फैमिली का स्पेशल नाश्ता 10 मिनट में ऊपर पहुंचना है। रामलाल जी तो आराम करेंगे, अब कौन जाएगा? सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रूही धीरे से बोली, मैं। सबकी नजर उसकी तरफ उठ गई। मैं ले जाऊंगी। मुख्य शेफ ने पूछा, रास्ता याद है? रूही ने धीरे से सिर हिलाया। जी, कबीर साहब ने कल दिखाया था। ठीक है, बहुत संभल कर जाना। उधर डाइनिंग हॉल। लंबी शाही मेज सज चुकी थी। दादी देवयानी, अजय राजवंश, वीरेंद्र, आर्यवीर सब मौजूद थे। बस पार्थ की कुर्सी खाली थी। दादी ने नौकर से कहा, उसे बुलाओ। कुछ देर बाद पार्थ अंदर आया। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, चेहरे पर वही सख्ती। दादी, मुझे निकलना है। देवयानी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, पहले नाश्ता। समय नहीं है। अब दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये आदेश है। पूरा हॉल शांत हो गया। आर्यवीर धीरे से मुस्कुराया। भैया, दादी से आज तक कौन जीता है? पार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसी समय डाइनिंग हॉल का दरवाजा धीरे से खुला। रूही दोनों हाथों से ट्रॉली संभाले अंदर आई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसने नजर उठाई और पहली बार पूरे राजवंश परिवार को एक साथ देखा। वह और भी घबरा गई। उसने जल्दी से सिर झुका लिया। उसे यह भी नहीं पता था कि मेज के दूसरे छोर पर बैठा आदमी उसी को देख रहा था। चैप्टर 25 पहली नजर। बिना एक शब्द के डाइनिंग हॉल। राजवंश परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा था। रूही ने दोनों हाथों से ट्रॉली पकड़ी हुई थी। उसके कदम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इतना बड़ा हॉल, इतने बड़े लोग,
उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उसका गला सूख रहा था। मुख्य हाउस मैनेजर ने धीरे से कहा, नाश्ता सर्व करो। जी। रूही ने कांपते हाथों से सबसे पहले दादी देवयानी के सामने प्लेट रखी। धन्यवाद बेटा, दादी ने मुस्कुराकर कहा। रूही ने हल्का सा सिर झुका दिया। फिर वह एक एक करके सभी के सामने नाश्ता रखने लगी। अजय राजवंश, वीरेंद्र, आर्यवीर, सबके सामने प्लेट रखी। अब आखिरी प्लेट बची थी। पार्थ राजवंश। रूही के कदम जैसे रुक गए। उसे कल रात का हर पल याद आने लगा। वही नीली ठंडी आंखें, वही सख्त चेहरा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पार्थ के सामने पहुंची। उसने प्लेट आगे बढ़ाई। उसी समय उसके कांपते हाथ से चम्मच फिसलकर मेज पर गिर गया। टन। पूरा डाइनिंग हॉल एकदम शांत हो गया। रूही का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सॉरी मां, मुझसे गलती हो गई। उसने झुककर तुरंत चम्मच उठाया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चम्मच दोबारा गिरते गिरते बचा। पूरा स्टाफ सहम गया। सबकी नजर पार्थ पर थी। सबको लगा अब गुस्सा फूटेगा। लेकिन पार्थ ने सिर्फ एक बार रूही की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह समझ गया, ये लापरवाही नहीं, डर है। उसने शांत आवाज में कहा, नई चम्मच लाओ। बस इतना ही। न डांट, न गुस्सा, न अपमान। रूही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह जल्दी से नई चम्मच लेकर आई और प्लेट रख दी। तभी आर्यवीर मुस्कुराकर बोला, भैया, आपको देखकर तो बेचारे नए लोग सांस लेना भी भूल जाते हैं। पूरा माहौल थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन पार्थ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह चुपचाप नाश्ता करने लगा। दादी देवयानी की नजर रूही पर थी। उन्होंने प्यार से पूछा, तुम रामलाल की बेटी हो ना? रूही ने तुरंत सिर झुका लिया। जी। नाम? रूही। दादी मुस्कुराईं। बहुत प्यारा नाम है। डरो मत, गलतियां सबसे होती हैं। रूही की आंखें भर आईं। उसे पहली बार इस महल में अपनापन महसूस हुआ। उसी समय कबीर तेजी से डाइनिंग हॉल में आया। उसने पार्थ के कान में धीरे से कहा, सर, दुबई वाली टीम पहुंच गई है। पार्थ ने तुरंत नैपकिन मेज पर रखा। वह खड़ा हो गया। दादी, मुझे जाना होगा। देवयानी ने उसकी तरफ देखा। अपना ध्यान रखना। पार्थ ने हल्का सा सिर झुकाया और बिना पीछे देखे डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। रूही की नजर अनजाने में उसकी जाती हुई परछाई पर टिक गई। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना कठोर दिखने वाला इंसान उस पर गुस्सा क्यों नहीं हुआ। और दूसरी तरफ पार्थ के दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, रुद्र प्रताप। आज शिकार और शिकारी दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ चुके थे। चैप्टर 26, पहली डांट। सुबह के 9:30 बजे राजवंश पैलेस में शादी की तैयारियां अपने चरम पर थीं। पूरा स्टाफ बिना रुके काम कर रहा था। हर 5 मिनट में कोई न कोई आदेश मिल रहा था। रूही पहली बार इतने बड़े आयोजन का हिस्सा बनी थी। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि उससे कोई गलती न हो। लेकिन
जितना ज्यादा वह संभल रही थी, उतनी ही ज्यादा घबरा रही थी। हाउस मैनेजर तेज आवाज में बोला, रूही जी, सर, ये शाही मिठाई का सेट है। सीधे महारानी देवयानी जी के प्राइवेट लाउंज में पहुंचाओ। ध्यान रहे, इसकी कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा है। रूही का गला सूख गया। जी। उसने दोनों हाथों से भारी चांदी की ट्रे उठा ली। उसी समय पार्थ अपने ऑफिस से निकलकर उसी कॉरिडोर से गुजर रहा था। उसके पीछे कबीर, जैन और सिक्योरिटी टीम थी। सब उसके अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। रूही धीरे धीरे चल रही थी। उसकी नजर बार बार ट्रे पर जा रही थी। गिरनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। तभी एक कर्मचारी जल्दी में सामने से भागा। रूही घबरा गई। उसने खुद को बचाने के लिए कदम पीछे किया। उसका पैर कालीन के उभरे हुए किनारे में उलझ गया और धड़ाम, रूही जमीन पर गिर पड़ी। चांदी की ट्रे दूर जाकर फिसल गई। महंगी विदेशी मिठाइयां संगमरमर के फर्श पर बिखर गईं। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। जिसने भी यह देखा, वह वहीं रुक गया। रूही के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसी समय ठाक ठाक ठाक, पार्थ के जूतों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। वह धीरे धीरे रूही के सामने आकर रुक गया। नीचे बिखरी मिठाइयां, गिरी हुई ट्रे और जमीन पर बैठी डरी हुई रूही। उसने कुछ सेकंड तक बिना कुछ कहे यह सब देखा। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, ये किसकी जिम्मेदारी थी? पूरा स्टाफ चुप। रूही ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। सर, मुझसे गलती हो गई। पार्थ की आंखें और सख्त हो गईं। गलती? तुम्हें पता भी है ये क्या था? रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। माफ कर दीजिए। मैं पार्थ ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। माफी राजवंश पैलेस का नुकसान पूरा नहीं करती। पूरा कॉरिडोर सिर झुकाकर खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं थी बीच में बोलने की। पार्थ ने हाउस मैनेजर की तरफ देखा। आज से ये लड़की वीआईपी सर्विस में नहीं दिखनी चाहिए। इसे पीछे वाले किचन सेक्शन में भेज दो और जब तक काम संभालना नहीं सीखती, इसे कोई जिम्मेदारी मत देना। यस सर। रूही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। पार्थ ने उसकी तरफ आखिरी बार देखा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। इस महल में डर नहीं, जिम्मेदारी काम आती है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। उसके जाते ही कॉरिडोर में खड़े लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन रूही वहीं घुटनों के बल बैठी थी। उसकी हथेलियां कांप रही थीं और उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी। दूर खड़ी दादी देवयानी ने यह पूरा दृश्य देखा, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। बस गहरी नजर से पार्थ और रूही दोनों को देखती रहीं।